चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और इसके थर्ड टेस्ट के सिलेबस के टॉपिक्स हैं कैंसर, देन HIV लीडिंग टू एड्स, उसके बाद एडोलसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज और टोबैको अब्यूज। तो आइए इस वीडियो की हेल्प से इन टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की। एक्चुअली जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रह करके एक दूसरे की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को इनहिबिट करती है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन जो कार्सिनोजेन होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं। तो ट्यूमर सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देती हैं और अनकंट्रोल्ड डिवीजन उनका स्टार्ट हो जाता है। एन अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफरेंशिएशन शोज नो कांटेक्ट इनहिबिशन। और ट्यूमर जो मासेस ऑफ सेल्स हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही एक्चुअली ट्रू कैंसर हैं। इन्हीं को कहा जाता है नियोप्लाज्म। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नियोप्लाज्म। ठीक है, जो बेनाइन ट्यूमर हैं ये लोकलाइज होते हैं, जिस ऑर्गन में बनते हैं वहीं रहते हैं, रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर लोकेशन, कॉज लिटिल डैमेज। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स ग्रोज वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को भी ये रोक देती हैं और नॉर्मल सेल्स स्टार्व कर जाती हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, जब ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होती हैं थ्रू ब्लड। और ये सबसे ज्यादा फियर्ड प्रॉपर्टी है इन नियोप्लास्टिक सेल्स की। दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ऑलराइट, आप देख सकते हैं प्रोलिफरेटिंग कैंसर सेल्स, यहां पर ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। इनका जो साइज है वो भी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है और जो नंबर है वो भी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो बेसमेंट लेयर के ऊपर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ट्यूमर मास है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर की। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कहलाते हैं कार्सिनोजेन। और कार्सिनोजेन क्या करते हैं? ये नॉर्मल सेल्स के कांटेक्ट इनहिबिशन को खत्म कर देते हैं, प्लस उनका जो प्रोलिफरेशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ती हैं और उनका लाइफ स्पैन इंडेफिनिट हो जाता है। ये सब कहलाता है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कार्सिनोजेन करते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म करा देते हैं, इनडेफिनिट लाइफ स्पैन करा देते हैं। तो इन कार्सिनोजेन में सबसे पहले आते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज। ये क्या करते हैं? ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं। और जब डीएनए डैमेज होता है, राइट, तो फिर नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ये भी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरसेस। और हमारी जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं नेचुरली, जो सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहलाती हैं, बट ये इनएक्टिव होती हैं और कार्सिनोजेंस उनको एक्टिवेट कर देते हैं। देन ऑफ कोर्स टोबैको स्मोक, ये तो बहुत ही प्रीवेलिंग कॉज है कैंसर का। इसके बाद डिटेक्शन, कैंसर का जो डिटेक्शन है, जो डायग्नोसिस है, वो बायोप्सी के थ्रू होता है, जहां पर टिश्यू का थिन सेक्शन स्टडी किया जाता है, पैथोलॉजिस्ट उसको स्टडी करता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। देन जो डायग्नोसिस है वो सीटी स्कैन, दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, उससे भी होता है, MRI से भी होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ट्रीटमेंट में एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, ये जो ट्रीटमेंट है वो कंबाइंड होती है। सबसे पहले सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी करते हैं और उसके बाद में कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ट्रीट होता है। किस किस के? सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सर्जरी में मेजर मास को रिमूव कर देते हैं और फिर रेडिएशन से जो डीप सीटेड टिश्यू हैं, कैंसरस टिश्यू हैं, वो इरेडिएट किए जाते हैं लीथली। एंड देन कीमोथेरापेटिक ड्रग्स यूज होते हैं लाइक विनब्लास्टिन, वो यूज होते हैं सो दैट कि जो रिमेनिंग कुछ थोड़ा सा परसेंट है वो भी खत्म हो जाए। देन इम्यूनोथेरेपी, दिस इज द लेटेस्ट। इसमें क्या होता है? जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप की जाती हैं, उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप से टैग किया जाता है, तो वो डिटेक्शन भी करती हैं और डायग्नोसिस भी करती हैं एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट भी करती हैं।
देन कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी। बट जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पाता बॉडी में। उसके लिए पेशेंट को बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स दिए जाते हैं लाइक अल्फा इंटरफेरॉन, और ये इम्यून सिस्टम को बेसिकली एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि वो कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करे और फिर वहां पर जाकर के एक्ट करे। नेक्स्ट मूव करते हैं एड्स की तरफ। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मींस ए पर्सन एक्वायर करता है इसको ड्यूरिंग लाइफ टाइम और बर्थ से ये नहीं मिलता, ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं है। एंड इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, जो कि एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मीनिंग होता है जिस वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल हो और उससे वो DNA बनाए। तो RNA से DNA का बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये वायरसेस कहलाते हैं रेट्रोवायरसेस। इंक्यूबेशन पीरियड है 6 मंथ से 10 इयर्स का। इंक्यूबेशन पीरियड का मीनिंग होता है द टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट इंफेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। अब यहां पर हम देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ये 2 RNA के स्ट्रैंड्स हैं HIV के अंदर, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA। देन प्रोटीन कोट है जिसे कहा जाता है कैप्सिड, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो ग्रीन बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं। देन वायरल एनवलप है, और उसके बाद में ग्लाइकोप्रोटीन का कोट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, ये जो स्पाइक है इनेबल द वायरस टू अटैच टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन सर्टेन WBC के ऊपर जो रिसेप्टर थे उनके साथ ये स्पाइक प्रोटीन अटैच होते हैं, और यहां जिस WBC की बात हो रही है वो है मैक्रोफेज, जो HIV फैक्ट्री कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में ग्लाइकोप्रोटीन सब रिसेप्टर के साथ अटैच हैं, बट वायरस का जो कोट है और वायरस के जो RNA हैं ये एंटर कर गए सेल के अंदर। वायरल RNA भी आ गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी आ गया, और कैप्सिड के प्रोटीन्स भी आ गए होस्ट सेल के अंदर। यहां पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था इसने वायरल RNA से वायरल DNA का फॉर्मेशन किया सिंगल स्टैंडर्ड। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने उस DNA का कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया, तो डबल स्टैंडर्ड DNA बन गया वायरस का। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, the virus infiltrate the macrophages and release viral protein and RNA inside. Reverse transcriptase facilitate the production of DNA strand that is complementary to the viral RNA. इसकी बात हो रही है। Then reverse transcriptase initiate synthesis of a second DNA strand complementary to the first one. ये जो 2 बन गए अब, ठीक है, इसके complementary एक और बन गया। अब ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस में गया और होस्ट के जो क्रोमोसोमल DNA थे उनके साथ जाकर के ये इनकॉर्पोरेट हो गया। अब ये कहलाता है प्रोवायरस। इट इज कॉल्ड प्रोवायरस। द वायरल जीन गेट्स इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्रोवायरस इनटू द होस्ट सेल्स DNA। इसके बाद क्या होगा, अब यहां जो होस्ट का DNA था उससे RNA बना, तो वायरस के भी RNA का फॉर्मेशन हुआ, एज यू कैन सी हियर। प्रोवायरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू RNA मॉलिक्यूल, serving as both genome for progeny viruses and template for translation into viral protein। ये 2 काम करेगा। पहला काम ये करेगा कि जो इससे आप देख सकते हैं mRNA का फॉर्मेशन हुआ था, वो क्या करेगा, वायरस के प्रोटीन कोड को बनाएगा होस्ट सेल की मशीनरी यूज करके, और साथ ही साथ ये वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन का भी फॉर्मेशन करेगा। RNA जीनोम फॉर द प्रोजेनी वायरसेस, ये आया, इससे प्रोजेनी वायरसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस जो RNA था वो कैप्सिड भी बना रहा है और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बना रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो डुअल फंक्शन यहां पर वायरल RNA कर रहा है। एक तो वायरस का जीनोम भी बन रहा है और साथ में कोड प्रोटीन भी बन रहे हैं जो कैप्सिड बनाएंगे, एंड ऑफ कोर्स जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो भी बन रहे हैं। नाउ सी, capsid proteins and reverse transcriptase are synthesized made in the cytosol and envelope glycoproteins ये बनते हैं ER में। ER में बनने के बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन्स मेम्ब्रेन के जो सराउंडिंग सरफेस है वहां से बाहर आ रहे थे, और जो वायरस पार्टिकल बना था along with 2 RNA मॉलिक्यूल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और कैप्सिड, ये सेल जब इवेजिनेट हो रही है तो वहां से बाहर आया। ठीक है, The glycoprotein are transported to the cell plasma membrane surface by vesicles.
फिर कैप्सिड्स आर फॉर्म्ड अराउंड वायरल जीनोम एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये सब आ गए। ये यहां पर पूरा बन गया वायरस और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हुए। सेल के जो इवेजिनेशन थे उससे वायरस पार्टिकल कंप्लीट बाहर निकल करके आ गया। न्यू वायरसेस कंटेनिंग वायरल एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन बर्ड आउट फ्रॉम द होस्ट सेल। इसके बाद प्रोसीड करते हैं एडोलसेंस, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज एंड टोबैको अब्यूज। सबसे पहले बात करेंगे ड्रग्स की। एक्चुअली एडोलसेंस का मीनिंग होता है ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो वो बहुत वल्नरेबल फेज होती है और उस एज के लोगों में ड्रग और एल्कोहल अब्यूज या टोबैको अब्यूज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ड्रग यील्डिंग प्लांट्स यहां पर मेंशन्ड है आपके सामने, और हम ये भी जानते हैं कि प्लांट्स के ही साथ साथ कुछ फंजाई भी हैं जिनसे कि हमको ड्रग्स मिलते हैं। बट ड्रग्स आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन, क्योंकि ये जो मेंटल इलनेस है उससे फाइट करने के लिए पेशेंट्स को दिए जाते हैं। बट अगर इनका अमाउंट एक नॉर्मल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से डिफरेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं एब्यूज। एब्यूज मींस एबनॉर्मल यूज। एब्यूज मींस एबनॉर्मल यूज। सपोज डॉक्टर ने बोला है कि हमको मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में 5 mg, 5 mg और 5 mg ऐसे डोज लेना है, 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम। बट हमने सारा दिन कोई मेडिसिन नहीं ली, ड्रग नहीं लिया, और 1 एट अ टाइम इवनिंग में ही हमने 15 mg ले लिया, तो दैट बिकम्स ड्रग एब्यूज। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स की। एडिक्टिव सब्सटेंस और हैबिचुएटिंग सब्सटेंस, जिसकी हैबिट पड़ जाए। राइट, सबसे पहले आते हैं ओपियोइड्स। ड्रग का जो ग्रुप है दैट इज ओपियोइड्स, और इनका सोर्स है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पैपेवर सोमनीफेरम। सोमनी मींस स्लीप, फेरा मींस टू बियर। ठीक है, एग्जाम्पल है मॉर्फिन, हेरोइन विच इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। नेक्स्ट इज कैनाबिनोइड्स। ये ऑब्टेन होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैनाबिस, लाइक इनफ्लोरोसेंस, फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स। ठीक है, इन दोनों के ही जो रिसेप्टर्स हैं वो बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पर हैं। जैसे कि ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हैं, और कैनाबिनोइड के जो रिसेप्टर हैं वो प्रिंसिपली ब्रेन में होते हैं। यहां से जो मिलते हैं कैनाबिनोइड्स, उसमें चरस है, हशीश है, गांजा है और मैरिजुआना है। देन स्टिमुलेंट्स में आता है कोका प्लांट इराइथ्रोजाइलम, कोका विच इज अ नेटिव टू साउथ अमेरिका, और इससे निकलता है कोकीन, कोका एल्केलॉइड, कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक। नेक्स्ट प्लांट इज एट्रोपा बेलाडोना, जिससे हेलुसिनोजेंस निकलते हैं, और मोस्ट कॉमन है स्कोपोलामीन। राइट, देन अदर ड्रग्स आर सिंथेटिक लाइक बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजापीन्स एंड एम्फिटामिन्स, जो सिडेटिव्स कहलाते हैं। सिडेटिव्स जिनसे नींद आती है, बट कोई भी सिडेटिव अगर हाई डोज में हो जाए तो वो बन जाता है ट्रैंक्विलाइजर। देन स्मोकिंग। टोबैको इज स्मोक, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ सिंस 400 ईयर्स बाय ह्यूमंस। तो लगभग 400 ईयर्स से ह्यूमंस टोबैको का यूज कर रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म। टोबैको का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है निकोटीन, ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को जो किडनी के ऊपर लोकेटेड है। देन एड्रीनल ग्लैंड रिलीजेस एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, और दोनों ही ब्लड प्रेशर को रेस करते हैं और हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। एडोलसेंस एंड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज की जब बात करते हैं तो एडोलसेंस की जो एज ग्रुप है दैट इज 12 to 18 ईयर्स, और इस एज में जो यंगस्टर हैं ये टीन एज है। यंगस्टर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, नीड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। बट अगर वो फर्स्ट टाइम यूज करते हैं किसी भी ड्रग को, दैट बिकम्स फोर रनर फॉर एडिक्शन। ठीक है ना, तो ये चीज हमको समझनी चाहिए कि जो ड्रग्स के एडिक्टिव इफेक्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी हार्मफुल। तो एडिक्शन इज फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स लाइक यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स ए टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, टेम्परेरी फीलिंग, नॉट परमानेंट। विड्रॉल सिम्टम्स कुड बी वेरी वेरी हार्मफुल if regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued
जिसको कहा जाता है एब्स्टिनेंस। अगर एब्स्टेन कर दिया जाए तो जो इफेक्ट्स होते हैं वेरी वेरी हार्मफुल दे आर, लाइक स्वेटिंग, पसीना आना, ट्रेम्बलिंग, फिट्स भी पड़ते हैं, एंजाइटी, एंड इट माइट कॉज डेथ ऑल्सो, यू नो। इफेक्ट्स आर मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इंफेक्शन, डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लीवर में सिरोसिस हो जाती है। देन प्रिवेंशन में आते हैं, अवॉइड अनड्यू प्रेशर। किसी भी चाइल्ड को उसको बेसिकली कंपेल नहीं करना चाहिए कि वो अपने थ्रेश होल्ड के बियॉन्ड परफॉर्म करे। हर एक पेरेंट को अपने चाइल्ड का जो पोटेंशियल है वो रियलाइज होना चाहिए, एंड ही और शी शुड नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज और हर थ्रेश होल्ड। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ऑफ कोर्स इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, मींस एक गुड फ्रेंड कौन है? जो अगर अपने फ्रेंड को इस क्वैगमायर में जाते हुए देखे तो वो फौरन रिपोर्ट करे उसके पेरेंट्स या टीचर्स को। और अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, देन मेडिकल फैसिलिटीज आर देयर, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर देयर, डी एडिक्शन प्रोग्राम्स आर देयर, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तो लुकिंग फॉर डेंजर साइन एंड देन हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड। तो इस वीडियो की हेल्प से आप इस टेस्ट के सारे टॉपिक्स का एक अच्छे से क्विक रिवीजन करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।